नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। हमारे देश में कई महापुरुष जिनका वर्णन हम करते रहते हैं। हाल के दिनों में जो संत हुए हैं हमारे नानक हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं और कबीर हैं, संत रविदास हैं, तमाम संत हैं और इन्हीं के समकालीन कवि भी हुए हैं। तुलसीदास, रहीमदास, सूरदास, रसखान, जिन्होंने इस भारत की धरती को कि आप आपस में कैसे प्रेम व्यवहार से रहा जाए, प्रभु की और या अल्लाह की भक्ति करके उनके आदेशों के अनुसार ये बहुत कुछ सिखाया है। दुर्भाग्य इस बात का की है कि उनके उपदेश को किन्हीं कारणों से हम अपना नहीं पाए हैं। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है और गंदगी अब यहाँ तक पहुँची है कि वो यानी इसी भारतीय समाज में भेद विभेद की बात चल रही है। ये बहुत ही मतलब कि दुखदाई वाली बात है, दुखद वाली बात है। भारतीय जनता दल को यही चिंता है और उसी में लगा हुआ है कि उस दिन को देखने के लिए कि जो हमारे सारे देश के लोग एक साथ हो और उनमें एकता हो, भाईचारा हो, अखलाक मोहब्बत हो, भारतीयता के आधार पर। तो इधर हाल के भी कुछ कवि हैं जो मानवीय संवेदनाओं से अभिभूत हैं, ओतप्रोत हैं और कितने वो संवेदनशील हैं। ये नमूना जरा देखिए। एक कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी, उनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जो है उनके टाइटल थी निराला। लखनऊ में कभी आप जाएंगे तो एक निराला नगर कॉलोनी करके है उन्हीं के नाम पर। लेकिन भारतीय जनता दल तो कहता है कि सिर्फ कॉलोनी नहीं, अरे इनको तो विधानसभाओं में जो है उनको सजाइए ना, संसद में सजाइए ऐसी विभूतियों को। जब हम कलंक नेहरू, गांधी, इंदिरा को हम पत्थर और गली गली में उसको चिपकाए हुए हैं, ये सारे नामों को खुरच करके इन विभूतियों को जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी हैं निराला, तो उनकी एक संवेदना जो है मैंने जो इंसान की जरा उसको सुनिए। उन्होंने एक बार कहा है और इस संवेदना के लिए वो ईश्वर को भी जो है को भी चेतावनी देने से रुकते नहीं हैं। कहते हैं कि भगवान दो घड़ी के लिए इंसान बन के देख, भगवान 2 घड़ी के लिए इंसान बन के देख, दिल में किसी गरीब के मेहमान बन के देख। ये आह्वान है
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ईश्वर को, कि इंसान किस बेकसी में, किस मजबूरी में वो जी रहा है, यह आह्वान हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस ईश्वर को कहा है। और भी कवि हैं, हमारी देश की जो माताएं बहनें हैं, किस मजबूरी में कभी कभी जीती हैं। ये जो फैशन करने वाली को छोड़ दीजिए, अभी भी कितनी माताएं बहनें बेकसी की जिंदगी जीती हैं। तो उनका चित्रण हमारे एक कवि थे मैथिली शरण गुप्त, तो उन्होंने कहा था कि नारी तेरे जीवन की शेष रही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये उसके बेकसी मजबूरी की जिंदगी का, स्थिति का चित्रण करता है। कहने का मतलब कि ये इन जो कवि हैं वो भी मानवीय संवेदनाओं से यानी सहृदय होकर के उनकी बेकसी को, उनकी मजबूरी को महसूस किया है और अपने शब्दों में, अपनी कविताओं में और अपनी कविताओं में डाला है। तो हमारे देश में कई विभूतियां हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। आज ये वक्त हो गया है कि ये गद्दार राहुल के पीछे ये भीड़ जा रही है। ये चैनल वाले गद्दार राहुल को दिखाते हैं। अब देखिए, अब वक्त ये है कि सुना गया है कि समाजवादी पार्टी की किसी सभा में आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बताइए, जिस पाकिस्तान को हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज है उसको पूछता तक नहीं है, और जिसको ये अपने मुल्क पर ही नाज है, वो जो है इनमें से कुछ यही समाजवादी टाइप के, जेएनपीसी टाइप के, बहुजन समाज पार्टी टाइप के, टीएमसी टाइप के, आरजेडी टाइप के, ये सिखा पढ़ा करके कुछ तत्वों से ऐसे काम करवाते हैं। तो जब भी ये पाकिस्तान जिंदाबाद के किनारे लगते हैं तो इसको इस ओर मोड़ देते हैं कि निशाना हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति हो जाए, और जो अखिलेश हैं वो बच जाएं। जब भी राहुल की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो निशाना हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर हो जाए और राहुल बच जाए। देखिए ना, यही मानसिकता इस देश के लिए बहुत ही घातक है। ये नागरिक संशोधन कानून CAA पर जो हिंसा हुई, वो जो अंकित शर्मा था उसका शायद IB का कर्मचारी अधिकारी, उसको 450 चाकू लगे थे, और किसने मरवाया था? ताहिर हुसैन ने। लेकिन ताहिर हुसैन तो एक छोटा किरदार है ना, वो था किसका? केजरीवाल का। केजरीवाल को कौन पाल रहा है? मोदी जी। यही चीज है। तो मानसिकता क्या है? सिर्फ ताहिर हुसैन को रटने की, केजरीवाल की सभाओं में भीड़ करने की, मोदी जी की सभा में भीड़ करने की। इससे समस्या नहीं जाएगी। समस्या की जो जड़ है, इस पर प्रहार करना होगा। अब केजरीवाल जैसे गद्दार को पालने वाले मोदी जी हैं। मोदी जी की सभा में भीड़ हो रही है,
मोदी जी से कोई नहीं पूछ रहा है कि महोदय आप केजरीवाल जैसे गद्दार को प्रधानमंत्री होते हुए संविधान ने आपको इतनी ताकत दी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, इस गद्दार को क्यों पाल रहे हैं आप? भीड़ होने के स्थान पर ये जनता जो हमारी आवाम इनसे पूछे मोदी महोदय से। तो कहने का मतलब कि ये मानसिकता बड़ी घातक है कि किसी समस्या को जो देखने की आदत डाली गई है वो बहुत ही गलत है। अंकित शर्मा को 450 चाकू लगे, ये बहुत ही जो है गंभीर बात है। ताहिर हुसैन ने उसको मरवाया, ये खींच करके वो मकान में ले गया, वो भी बहुत गंभीर बात है। लेकिन यहीं पर रुक जाना उससे भी अधिक गंभीर है। ये ताहिर हुसैन किसका जो है वो एजेंट था? केजरीवाल का था। केजरीवाल को पाल कौन रहा है? मोदी महोदय। यहाँ पर जो दिमाग काम करना बंद कर देता है, यही सबसे बड़ी बौद्धिक बीमारी है। और ये बौद्धिक बीमारी जो है इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। तो उसी प्रकार अखिलेश की सभा में वो नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तो शिकस्त देना चाहिए अखिलेश को। लेकिन देखिए वो उसको घुमा फिरा करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ कर देंगे। वो राहुल की भी सभाओं में वो नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। राहुल की सभाओं में भीड़ होती है। तो भारतीय जनता के दल का सभी भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि ऐसे गद्दारों की सभा में जाइए ही मत। उनकी सभा में जाने का मतलब इन गद्दारों का हौसला बढ़ाना है। बराबर निवेदन कर रहा है। मुल्क जो है आपके लिए सब कुछ है, और मुल्क के खिलाफ जो बोलता है उसकी एक सभा में मत जाइए। आज भी और आखिर ये पस्त कैसे होंगे? राहुल दिन रात जो है इस मुल्क के खिलाफ उसके वक्तव्य आते रहते हैं, गद्दारी जो है वो करता रहता है। अभी 2-3 दिन पहले करा कि वो चीन ने पूरा लद्दाख जीत लिया। अरे भाई, हमारी सेना ने उस चीन की सेना को वहाँ से भगा दिया, उस भागने पर मजबूर हो गई। अक्साई चीन जो तुम्हारे बाप के नाना ने जो है गद्दारी करके दिया हुआ है, वो अभी जीतना बाकी है। तो ये और तुम्हारी जो बाप के नाना के बाद जो तुम्हारी नानी तुम्हारे बाप ने और जो है 10-15 हज़ार वर्ग मील और जो चीन को दे दिया वो भी लेना बाकी है। तो गद्दार राहुल तुम इस पर बोलना है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ भारतीय जनता दल की पूछने से नहीं होगा, पूरी जनता इससे पूछे। हमारा निवेदन सभी आदरणीय अपने भारतीय भाई बहनों से हैं कि जो इसकी सभाओं में जाते हैं वो इसके मुंह पर जो है थूक कर पूछें कि पहले तुम ये बता कि तुम्हारे बाप के नाना ने जो 42,000 वर्ग मील जो है अपने दुश्मन चीन को दे दिया है, फिर तुम्हारी नानी और तुम्हारे बाप ने जो है और उनके शासनकाल में 10-15 हज़ार वर्ग मील और चला गया है। और फिर इसके बाद जो भी शासन आया वो चीन बढ़ता ही गया। तो उस गद्दारी का हिसाब पहले दे। जनता को पूछना चाहिए उसके सभाओं में, वो भी न पूछे तो न जवाब दे तो उसके मुंह पर काली पोतने की आवश्यकता है। ऐसे गद्दारों के तब जाकर असर होगा। और ये चैनल वाले, जी न्यूज़ वाला जो है वो बराबर दिखाता है, जी न्यूज़ वाला और इंडिया टीवी वाले, और बाकी तो सब इस देश के गद्दार चैनल है। NDTV, न्यूज़ 24, आज तक वाले। तो कहने का मतलब है कि हमारी भारतीय आवाम के लिए बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन वो जज्बा को आगे बढ़ाए। तो बात हो रही थी कि हमारे देश में जो है कवि के रूप में तमाम विभूतियां हैं जिनके दिल में मानवीय संवेदनाओं के प्रति कितना आदर था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ तक कि मनुष्य की जो बेकसी है, जो बेबसी है, जो उसकी मजबूरी है, उसके लिए ईश्वर को भी चुनौती देने से
रुकते नहीं हैं। जब ये कहते हैं कि भगवान 2 घड़ी इंसान बन के देख और दिल में किसी गरीब के मेहमान बन के देख, तब पता चलेगा कि ये इंसान कितनी मजबूरियों में जी रहा है। नारी तेरे जीवन की शेष रही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये दिखाता है कि हमारी माताएं बहनें, अभी भी कुछ माताएं बहनें किस बेकसी में, किस मजबूरी में, किस बेबसी की जिंदगी वो जी रही है। तो इस तरह की संवेदनाओं को, और यही यदि कुछ बड़े बड़े आयाम में हम जाएं, इसी देश में अभी हमारे इस भारतीय समाज के भारतीय भाई बहनों के समाज में वो इस बात को के लिए बहुत माने उनकी ख्वाहिश है कि उनको इस समाज उनको सम्मान दे। कुछ कट्टरवादी तत्व जो है उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी चमार कहेंगे, उनको हरिजन कहेंगे, अपमानजनक शब्द। हमारे उन सहृदय कवियों ने यह सिखाया है कि मनुष्य का आदर करो। हमारे तमाम विद्वानों ने कहा कि भाई अब देश जो है अब एक हो गया है, संविधान लग गया है, संविधान में सबको एक ही दर्जा मिला है, वो भारतीय नागरिक का। तब भी चमार, हरिजन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंचर पुत्र, जिहादी, कटुआ, पाकिस्तानी, और ये इस तरह से बोलने वाले आप पाएंगे अक्सर जो है बीजेपी में जो कट्टरवादी तत्व हैं। सपा में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सामने नहीं बोलते हैं, पीछे। अरे बहुजन समाज पार्टी में भी मिल जाएंगे, आरजेडी में भी मिल जाएंगे, टीएमसी में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो सामने नहीं बोलेंगे। ऐसे तत्वों को नहीं, ऐसे तत्वों को पालने वालों को सजा देने का वक्त आ गया है। ये किसी न किसी रूप में देश के लिए बहुत घातक है। कोई कम्युनिस्ट का नेता जो है भारतीय आवाम ताकत दल से बात करते हुए कह रहा था कि ये यूट्यूब वाले सर जो है राहुल को गद्दार क्यों कहते हैं। अब ये कम्युनिस्ट वाले जो हमेशा देश के साथ मुखौटा कुछ भी पहने, कम्युनिस्ट वाले कि हम गरीबों के लिए हैं, हम अल्पसंख्यकों के लिए हैं, हम मजदूरों के लिए हैं, हम किसानों के लिए हैं, हम किसान मजदूर, हम जो खेती के मजदूरों के लिए है, हम कर्मचारियों के लिए, ये सब मुखौटा है। लेकिन उस मुखौटा पहन करके हमारे देश को अंदर से कैसे कमज़ोर किया जाए, चीन से पैसा लेकर के, चीन से फंडिंग लेकर के, ये हमेशा लगे हुए हैं देश के साथ गद्दारी करने। और जब भी मौका जब जिसमें वो रजवाड़े, जिसमें वो अंग्रेज गए थे सन 47 में, तो वो 5 से 62 रियासतों में बांट के गए थे। और वो सरदार पटेल के प्रति हमारा देश बिल्कुल वो ऋणी होना चाहिए। उन्होंने अपनी कूटनीति से, अपनी बुद्धि से उन सारी 5 से 62 रियासतों को मिलाकर के भारत बनाया। और जब भारत बना तो सत्ता पर ये बैठा साला, अरे सॉरी सत्ता पर ये गद्दार, मुंह से निकल जाता है जो है, सत्ता पर ये गद्दार बैठा नेहरू। लोग कहते हैं कि आप नेहरू को गद्दार क्यों कहते हैं भाई, आप गद्दार कहते हुए थकते नहीं हैं। अरे भाई, देश जागरूक हो जाए, देश समझ जाए कि इसने कितनी गद्दारी किया है, तो इसकी मूर्तियों पर इतना कालिक पोतेंगे कि वो पूरा एक जो है महासागर वो भर जाएगा। इतनी गद्दारी किया है। हम नहीं, देश के लोग जागरूक हो जाए कि इतनी गद्दारी किया है इस मुल्क के खिलाफ। तो नेहरू की गद्दारियों को छिपाने की बहुत बड़ी साजिश
पूरा जो है करानी हिस्टोरियंस, उसके चमचा जो है वो इतिहासकार, चमचा बौद्धिक वर्ग, चमचा जो है ये मीडिया वर्ग। अब उसके बाद इसी नेहरू मंत्रिमंडल से निकले हुए श्यामा जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने स्थापना की जो है जनसंघ की। जनसंघ की उपज है बीजेपी। बीजेपी जो है नेहरू की सारे पापों को ढकने की, नेहरू की नहीं पूरे जेएनपीसी की, और जेएनपीसी के जितनी भी उसके वो डिसेंडेंट्स हैं, यानी उसके उपज हैं, ब्रीड हैं, राहुल तक या उसके बाद उनके पापों को, उनके गद्दारी के पापों को ढकने की साजिश कर रही है। मोदी जी के रेवड़ी बांटने से मोदी जी का ये देश के खिलाफ पाप नहीं जाएगा कि वो देश के दुश्मन जेएनपीसी के सारी गद्दारी के पापों को ढकने की जो साजिश कर रहे हैं। और जब इनके मन में आता है तो कहते हैं कि भाई जब तक मोदी है तब तक आप मजे लीजिए, देश के साथ गद्दारी करिए, देश ये है। और जबकि हमारे देश में देश को एक करने की आवश्यकता है। देश में वो बिखराव की बात है, और मोदी जी को बताया भी गया है कि भाई आप हमारे गोस्वामी तुलसीदास के वचन को याद करिए कि जहाँ सुमत है संपत्ति निधाना, जहाँ कुमत है विपद निधाना। सुमत लाने की कोशिश करिए आप जो है वो ध्रुवीकरण आप करवाएंगे, ध्रुवीकरण करा करके फिर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। तो आपका तो हर काम जो है वो कुमत वाला होता है, और कुमत से कभी भी शांति नहीं आती है, सुख नहीं आता है। सुख शांति के लिए सुमत जरूरी है, सबको एक करने। आज जब भारतीय जनता दल एकता की बात कर रहा है, यह एकता ही सारी पार्टियों को उकल रही है कि क्यों भारतीय जनता दल सबको एक करने की बात करता है। तो इस पर आ जाइए कि वो कम्युनिस्ट वाला कह रहा है कि राहुल को गद्दार क्यों कहते हैं। जो खुद ही गद्दारी कर रहा है कम्युनिस्ट वाला, उसको क्या दिखेगा कि देशभक्ति क्या होती है और गद्दारी क्या होती है, बताइए। जैसे कोई बहुत बड़ा डाकू हो तो उसको कोई कहा कि भाई आप हमको डाकू क्यों कहते हैं भाई, लो वो लूट भी करे, लूटपाट भी करे, डकैती भी डाले, छीने, और कोई उसका कहते कि आप हमको डाकू क्यों कहते हैं, वही हाल है। तो कम्युनिस्ट वाले भी वो कह रहे हैं कि राहुल को आप गद्दार क्यों कहते हैं, जो कि खुद ही गद्दार है वो। अब ये बात जरूर है कि ऐसी गद्दार पार्टियों को अभी भी हमारे भारतीय भाई बहन पता नहीं जो है वो किस मुँह माजाल में यही निवेदन करता है। कम से कम केरल का नाम बार आएगा। केरल के भारतीय भाई बहन इन गद्दार कम्युनिस्टों के जाल से और जो गद्दार जेएनपीसी के जाल से निकलने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा संसाधन के चलते या कोरोना मोना के चलते अभी न भारतीय जनता दल पूरे केरल में वो भ्रमण करेगा, सिखाएगा कि ये कलंक आपको मिटाना है। ये सबसे बड़ा कलंक है कि आप जो है इन्हीं देश विरोधी और भारत विरोधी ताकतों को आप जो है वोट करते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। और वैसा ही जो है ये पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी है, ये पॉकेट पड़े हुए हैं। तो अब ये छोटी छोटी बातों से जिससे कि इनकी मानसिकता का पता चलता है, हालांकि पूछने पर वो जो है मुकर भी सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता का पता चलता है और उसको पढ़ने की ज़रूरत है। अब जैसे कोई बीजेपी का जो छोट भैया सिखाया पढ़ा हुआ जो भारतीय जनता दल के से बात करता है, पूछता है कि भाई यूट्यूब वाले सर ने एक भी बार जो है हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया। भाई बार बार ये कहा जाता है कि भाई न तो हिंदुस्तान का नाम लेना है, न तो इंडिया का नाम लेना है हमारा
भारत हमारा एक बहुत ही पुरातन हमारा ये विचार है, और बहुत ही पुरातन और एवरलास्टिंग शाश्वत विचार है हमारा, जमाने से, जब इतिहास नहीं था तब से है ये। तो इस मर्म को, इस महत्व को ऐसे बेवकूफ लोग समझें। और दूसरा, हिंदुस्तान कहते ही पाकिस्तान के वजूद को स्वीकारने, पाकिस्तान के वजूद को स्वीकारने जैसा है। तो भारतीय जनता दल तो पाकिस्तान के वजूद को मानता ही नहीं है, वो बस ये मानता है कि हमारा एक ऐसा टुकड़ा जो कि बददिमाग हो गया है, उसको भी मिलाना है। बांग्लादेश भी अपना ही टुकड़ा है, म्यांमार बर्मा अपना ही टुकड़ा है, ये हमारा नेपाल भी है, अफगानिस्तान भी है, सब है। लेकिन सबको सद्भाव से, विश्वास से, जब हम इस तरह से व्यवहार करेंगे, ताकतवर बनेंगे, अंदर से ताकतवर बने, तो वो भी आकर्षित होंगे कि भाई कि इस देश के साथ जुड़े। लेकिन आपस में ही हम गद्दार राहुल को पालेंगे, गद्दार कम्युनिस्टों को पालेंगे, सारी यानी देश विरोधी ताकतों को पालेंगे, समाज विरोधी ताकतों को पालेंगे, तो कौन जुड़ेगा? तब तो ऊपर से चिढ़ाएंगे। अभी जब ये NRC और घुसपैठिया की बात होती थी तो ये सुना गया कि बांग्लादेश का कोई नेता कह रहा था कि अरे हमारे लोग क्यों जाएंगे भाई वो भारत में, जब हमारे देश की जो GNP उससे आगे है, उससे ऊंची है भारत से, तो क्यों जाएंगे? बात सही है। तो हमको तो ऐसा इस तरह से इस देश को ऊपर उठाना है कि ये जितने हमारे जो इसी से अलग हुए हैं, हमारे खुद के अपने टुकड़े, खुद अपने आप आकर्षित होकर इसके साथ हो जाए। वो तभी होगा कि भारत के अंदर जितने विदेश के, इस भारत के जो दुश्मन हैं, जो भारत को कमज़ोर भी कर रहे हैं और हमारी आवाम को भी तकलीफ दे रहे हैं, इनका नाश जो है वो होना चाहिए। अब जैसे नाश की बात आती है, तो जहाँ नाश की बात आती है तो कोई जो कहते फिरते हैं कि क्या ये भारतीय जनता दल वो हर एक पार्टियों का नाश चाहता है। अरे भाई, भारतीय अवाम ताकत दल कौन होता है? भारतीय जनता दल तो कहता है कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जो कि इस मुल्क में एक देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए और मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, और उन्होंने जो किताब लिखी थी कि भाई आई एम एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों बना, उसके जरिए जो उन्होंने संदेश दिया हुआ है कि भाई ये काले अंग्रेज़ों को तो हम अपनी कुर्बानी देकर के, शहादत देकर भगा देंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद इन काले अंग्रेज़ों को जब तक आप नहीं भगाएंगे तब तक आपकी गुलामी जाएगी नहीं। तो उन्हीं शहीद आजम भगत सिंह का हम सभी भारतीय भाई बहनों पर एक कर्ज है, आदेश है, उस कर्ज को उतारना है। इन सारे काले अंग्रेज़ों को का वो नष्ट में नाबूद करके, उनका विनाश करके। ये सभी काले अंग्रेज हैं। सबसे बड़ा GNPC, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, फिर उसका जो जोड़ीदार है ये भारतीय जनता पार्टी, फिर ये वाम दल, फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, RJD, JDU, JDS, TMC, शिवसेना, NCP, TDP, DMK, अकाली, ये सब के सब जो है भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ताकतें हैं। इसलिए जो परिभाषा हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने दी है, ये काले अंग्रेज हैं। इनका इस धरती पर रहना, भारत की पावन धरती पर रहना, इस देश के लिए अभिशाप है, भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। इनको नष्ट में नाबूद करना है, ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह का आदेश है। तो उनके कर्ज को उतारने का वक्त आ गया है, ये तो है। तो
तो भारतीय आवाम ताकत दल इनको समाप्त करने के नहीं, ये तो जज्बा हमारे भारतीय भाई बहनों में पैदा हो रहा है कि इन सारे काले अंग्रेजों का नाश करना है। तभी तो सब लोग एक होंगे, सबको सम्मान मिलेगा, सबको बराबरी का सम्मान मिलेगा और प्रतिष्ठा मिलेगी। और जहाँ तक विकास है, जो मोदी जी का विकास, इससे 1000 गुना विकास करने की क्षमता हमारे भारतीय भाई बहनों में है। वो कोई विकास के ठेकेदार नहीं है, बशर्ते वो माहौल तो हो। हमारे भारतीय भाई बहनों में बहुत काबिलियत है, वो माहौल चाहिए। ठीक है, तो और अब देखिए कि आज भारतीयता की जागृति का असर तो देखिए। हमारे इस्लाम आस्था वाले, किसी ने सोचा होगा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अब असदुद्दीन गिरोह को आईना दिखा रहे हैं। जरा एक वक्त याद करिए, बीजेपी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुई थी। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर व्यंग्यस्ती थी कि भाई ये इस्लाम आस्था वाले जो है वो बीजेपी को समर्थन नहीं देते हैं, उसको वोट नहीं देते हैं, और हम राष्ट्रवादी हैं, और लगता है कि ये राष्ट्रवादी नहीं है। इस तरह का एक उसको प्रचार करने का उसको बहाना मिलता था। आज जरा सोचिए, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन सीना तान करके सामने आ रहे हैं कि हम भारतीय हैं, तुम कहाँ हो नकली राष्ट्रवादी, पूछ रहे हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इन नकली राष्ट्रवादियों से पूछ रहे हैं कि हम तो भारतीय के रूप में सामने आ रहे हैं, और क्या भी रहे। असदुद्दीन को जो है वो गिरोह को आईना भी दिखा रहे हैं, उसको काले झंडे भी दिखा रहे हैं। नकली राष्ट्रवादी जो अब तुम कहाँ हो? तुम अपने को भारतीय मानते हो कि अपने को हिंदू मानते हो? पहले ये स्पष्ट कर लो। तो कहने का ये भी तात्पर्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने कार्यकर्ता हैं, जितने उसके पदाधिकारी हैं, जितने वो हैं, और जितने जमीन से जुड़ा हुआ जो नेतृत्व है, ये वही है जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कट्टरवादी तत्व दिखाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे काफ़ी देश की जनता हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो नीचे वाले हैं, वो राष्ट्रभक्ति के खोज में वो उसके साथ जुड़ गए उसके साथ। लेकिन अब तो वो भी देखते होंगे कि ये जो बीजेपी के लोग जो है, जो उनका ऊपरी जो नेतृत्व है, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके देश के दुश्मनों को पाल रहा है। ये बात हमारे वो भारतीय भाई बहन अभी भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, बीजेपी के जो है वो बीजेपी के पदाधिकारी के रूप में, और बीजेपी के जमीन से जुड़े नेतृत्व के रूप में, वो भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें कि ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जो वो राष्ट्रवाद का मुखौटा है, वो बहुत ही घातक है और देश विरोधी है, भारत विरोधी है। तो ये सोच समझ करके देश के हित में फैसला करें, ये आवश्यक है। बीजेपी कहती है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। संस्कृति क्या है भाई? बीजेपी के लोग बताएं। हमारे देश की सांस्कृतिक मान्यता क्या है? हमारे देश की सांस्कृतिक मान्यता में नारी सम्मान सर्वोच्च है, उसके कोर में है, उसकी जड़ में है। लेकिन जो माहौल, हालांकि इस माहौल के जनक ये नहीं है, उसको पैदा करने वाले नहीं हैं, लेकिन जो पहले से चला आ रहा है उसी को पाल पोस रहे हैं। जितना ये सिनेमा जगत से आ रहा है, जितना ये विज्ञापन जगत से आ रहा है, जितना ये ग्लैमर जगत से आ रहा है, जितना टेलीविज़न जगत से आ रहा है, नग्नता, फैशन, फूहड़पन,
न्यूडिटी, वल्गरिटी, ऑब्ससेनिटी, किसी का मस्तिष्क जो है बिल्कुल झन्ना जाएगा। इस पर ये भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए लोग क्या कर रहे हैं? नारी सम्मान भारतीय संस्कृति के मूल में है। आज नारी सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के द्वारा। ग्लैमर की दुनिया, विज्ञापन के नाम पर सिनेमा वाले, बॉलीवुड वाले, टेलीविज़न, और उसमें फैशन उद्योग, ऐसा फैशन उद्योग कि हमारे बच्चियों का, हमारे बहुओं का, हमारे बेटियों का तन ढकने की जगह जो है उसमें प्रदर्शन की जो है वो होड़ रहती है। ऐसा फैशन उद्योग। तो ये बीजेपी वाले जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चला रहे हैं। देख लीजिए, बीजेपी वालों से ये पूछा जाना चाहिए। और अब तो खैर कोई युवा, वो अनुराग ठाकुर बन गए हैं सूचना प्रसारण मंत्री। तो ये सवाल उनसे भी है कि भैया क्या है आपके विचार जो है भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को की रक्षा करने के लिए? इसी प्रकार से नग्नता, फुहड़ता और जो है वो चलता रहेगा। इसमें भी, और जो पहनावा उसमें भी, और यहाँ तक कि एंकर भी जो इसके टेलीविजन के कैसे ये पहन के आते हैं, लगता है कि वो इंग्लैंड में है। नारी सम्मान में जो नारी का जो वस्त्र होता है, जो उसका परिधान होता है, पूरे तन को ढकने का, इसका एक बहुत बड़ा विशेष महत्व है। इसके विषय में एक बार किसी एपिसोड में बताया गया था कि मैं एक ट्रेन की यात्रा कर रहा था। एक कोई यूपी पुलिस में काम करने वाला एक मामूली सिपाही था। देखिए, ज्ञान की बात, अच्छी बात वो कहीं से भी मिल सकती है। जिस पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति लोग इस तरह से व्यंग करते हैं, उसमें भी इस तरह के महान आत्माएं मिल जाती हैं। उनका अनुभव इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे अच्छे विचार वो रखने वाले होते हैं। तो वो अपने परिवार के साथ जा रहे थे, वो जो सिपाही थे। तो बातचीत में कहे तो इसी पर बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने एक ऐसी मार्मिक बात बताई जो कि पूरे देश को समझने की आवश्यकता है, पूरे भारतीय समाज को समझने और अनुसरण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देखिए सर, हम अपने घर में जो हमारा रुपया है, पैसा है, गहना है, सोना है, चांदी है, इसको छिपा के रखते हैं, इसको ढक के रखते हैं। क्यों? कि जो असामाजिक तत्व हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इसको छीन ले जाएं, इसको चुरा न ले जाएं, इसको डकैती इत्यादि के द्वारा उसको हमसे छीन न ले, इसलिए उसको हम छिपा के रखते हैं। हमारी बहू बेटियों की इज्जत भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। देखिए कितनी अच्छी बात है उनका। हमारी बहू बेटियों की इज्जत भी बहुत बड़ी संपत्ति है। इसको भी ढक करके रखने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा। और इसके आगे भी उन्होंने बताया कि देखिए सर, इन दोनों संपत्तियों में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कि जो हमारा रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, गहना है, इसको यदि कोई डाकू या चोर चुरा ले गया तो हम मेहनत करके, परिश्रम करके फिर उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन वो जो संपत्ति है, हमारे बहू बेटियों की इज्जत जो है, एक बार जब चली जाती है फिर वो वापस नहीं आती है। बहुत ही मार्मिक बात उन्होंने बताया। इसलिए हमारी बहू बेटियों का तन ढकना बहुत ही नितांत आवश्यक है। ये आजकल के जो है ये टेलीविज़न वाले, ग्लैमर वाले, विज्ञापन वाले, ये भूल जाते हैं कि हमारे बहू बेटियों का तन ढकना है।
प्रदर्शन नहीं करना है। ये है भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बीजेपी के लोग समझे इस बात। बीजेपी के तमाम इसमें होंगे ऐसे लोग जिनका फैशन उद्योग वो चलता होगा। तो सारे इस तरह की जो फैशन उद्योग हैं उनको बंद करना होगा। सारे जो ग्लैमर का जो उद्योग है उसको बंद करना होगा। इस तरह के ऐसे विज्ञापन जो हमारे बहु बेटियों के माने उनको पेश करने, उनको जो है उनको प्रदर्शन के रूप में पेश करते हैं, इस तरह के विज्ञापनों को भी बंद करना होगा और उनको पाबंदी लगानी होगी। तब जाकर के भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आएगा। बात मानसिकता की। और जब भी मैंने ये इस तरह की बात कही जाए कि नहीं भाई इस तरह से वस्त्र पहनना चाहिए ताकि हमारे बहु बेटियों का और इज्जत का सम्मान हो, तो ये जो है ये चैनल वाले, टीवी चैनल वाले चूँकि देश के बहुत बड़े गद्दार भी हैं, मैंने बार कहा ये चैनल वाले अमूमन देश के बहुत बड़े गद्दार हैं, तो ये बैठ जाएंगे डिस्कशन करने के लिए। एक बार बताया गया था ना किसी वो मैंने एपिसोड में कि एक बार किसी ने आरटीआई के थ्रू यूपी पुलिस से एक सवाल किया कि भाई ये जो हमारी महिलाओं हमारे बच्चियों पर, महिलाओं पर ये इतना आक्रमण क्यों होता है कि इस तरह से अमानुषिक बलात्कार जैसे घटनाएं क्यों होती हैं। तो जो उसका पुलिसिया दिमाग था उसने जवाब दे दिया, हालांकि वो सही था, वास्तविक था। उसने कहा भाई जो फैशन है, जो पहनावा है, उसी का ज़्यादा योगदान है। बस क्या था, बस डिस्कशन के लिए बैठ गए। तो उसमें एक यूपी पुलिस का भी जो है प्रवक्ता था। तमाम लोग बहस कर रहे हैं। तो उसमें बहस होते होते वो पूछा, कई महिलाएं भी बैठी थी, सिनेमा जगत की और विज्ञापन जगत की। तो एक से पूछा कि मैडम जरा ये बताइए कि आज ऑफिसों में, दफ्तरों में इतना सज धज करके क्यों जाती हैं, क्या ज़रूरत है? अब आपको तो ऑफिस का काम करना होता है, कोई शो तो नहीं है, कोई मॉडलिंग तो करनी नहीं है, कोई शूटिंग तो करनी नहीं है। तो वो महिला कह रही है कि अरे पुरुषों को आकर्षित करना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इतनी घटिया किस्म की जब बात उसने कहा, उस महिला ने, कौन जो कि नारी सम्मान के नाम पर कैंडल जलाएंगे वो इंडिया गेट पर, ये इनकी मानसिकता जरा पड़ी है। वो कह रही है महिला कि पुरुषों को आकर्षित करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस पैनल पर बैठे कोई नहीं कह रहा है कि मैडम आपको सिर्फ एक ही पुरुष को, एक ही इंसान आदमी को आकर्षित करने का अधिकार है, जो कि आपके पति महोदय है। और जो महिला सभी पुरुषों को आकर्षित करती है उसके लिए एक सामाजिक शब्द बना हुआ है। शायद उस सामाजिक शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो आप भड़क उठेंगे। तो और उस पैनल पर कोई नहीं पूछ रहा है। और उस पैनल पर वह रंजना कुमारी भी बैठी थी, जो बहुत अपने को फेमिनिस्ट समझने कि जो महिलाओं के मुद्दों को उठाती रहते हैं, उसको फेमिनिस्ट कहते हैं। वो भी बैठी थी। तो इससे इन पाखंडियों की, जो कि कुछ जैसे निर्भया का कांड हो गया, बस ये मोमबत्ती वो जला रहे हैं। और ये अब इनकी मानसिकता जरा देखिए, न्याय दो, मैंने न्यायिक प्रक्रिया में उसको फांसी की सजा। भारतीय जनता दल इसके आगे बात करता है। अरे भाई, जो जिसके साथ दुर्व्यवहार हो गया वो ऊपर भी चला गया। यदि दोषियों को फांसी मिल भी गई तो क्या उसको न्याय मिल गया? इन समूहों का दिमाग ही जो है, इस तरह के तत्वों का दिमाग ही जो है बिल्कुल धंसा हुआ है। न्याय वो है
कि हमारे बहू बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ऐसे माने इस तरह की घटना हो ही ना, वो न्याय है। और इसके लिए जो है शासन प्रशासन इतना चुस्त होना चाहिए, इतना सख्त होना चाहिए कि भय खौफ अपराधी को हो, हमारी आवाम बेखौफ हो। वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराध करने के पहले 1000 बार सोचें, उनकी हिम्मत न पड़े, वो व्यवस्था है। लेकिन ये कब संभव होगा? जबकि इस तरह की सोच के लोग आए, भाई मतलब जैसे कि भारतीय आम ताकत दल ने तो कई बार कहा और आगे भी बताएगा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्रशासन या शासन का मॉडल रहा है, सख्ती और अनुशासन का। सख्ती अनुशासन ये बेसिकली मैंने चुस्त दुरुस्त और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। और कुछ इसी तरह के का मॉडल हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का भी रहा है। तो दोनों से सीख लेकर के एक ऐसी व्यवस्था है सख्ती का। तो उस सख्ती और अनुशासित, प्रणालीबद्ध और चुस्त दुरुस्त और निष्पक्ष व्यवस्था में ही जो है हमारी आवाम को, हमारी बच्चियों को, हमारे बेटियों को यानी मौके बनाया कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा ही नहीं। खौफ जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के दिमाग में होगा, हमारी आवाम जो है बेखौफ रहेगी। ये है। बाकी तो अन्याय होने के बाद फिर जो है वो फिर थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी, ये सब एक दूसरे अन्याय का चक्र है। वो अन्याय तो है भी नहीं। तो इन सबों का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, कितनी घटिया किस्म की, कितना धसा हुआ है कि वो बोलते हैं वो न्याय है। वो न्याय नहीं है। और कोर्ट भी कहती है कि भाई जो हम माने सजा देते हैं, चाहे वो जेल की हो, चाहे फांसी की है, वो डिटरेंस के लिए है। डिटरेंस माने कि फिर आगे किसी के साथ और ना हो। और डिटरेंस होता भी कहाँ है? 10-10 साल में फैसले होते हैं, कई गवाह टूट जाते हैं, तो डिटरेंस होता भी नहीं है। इसलिए हमेशा ये तभी संभव है कि जब ये काले अंग्रेज इसे पूरे परिदृश्य से हट जाएं। काले अंग्रेजों को हटाने का जिम्मेदारी जो है अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर है। वो एक होकर के, भारतीयता के आधार पर एक होकर के, और जरा देखिए जब भारतीय लोग, हमारे देश के लोग एक हो रहे हैं तो सारी पार्टियों को तकलीफ हो रही है। अभी इस भारतीय एकता का माने लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गति इसको पकड़ने की जरूरत है। अभी कुछ हिस्से हमारे इस भारतीय समाज के रह गए हैं जो अभी उनको आना बाकी है। उसमें कौन बाकी है? एक बौद्धिक वर्ग में भी जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जो है जस्टिसेस, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जो है वो एजुकेशनिस्ट, ये अभी उनको आना बाकी है। और जबकि यह देश और भारतीय जनता दल दोनों उनसे बहुत उम्मीद करता है कि वो जरूर ना आए और कम से कम वो इस कलंक को मिटाएं। उन पर एक कलंक है, उस कलंक का इशारा हमारे स्वामी विवेकानंद ने दिया हुआ है। और उस कलंक को जरा समझें कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने तभी बोला था कि जैसे ये भारतीयता की मुहिम जो चलाई जा रही है, इसमें गरीब किस्म के आम भारतीय भाई बहन तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो इलाइट वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, अभी भी दुबका हुआ है। भारतीय जनता दल कह रहे कि अब दुबकी मत। जो स्वामी विवेकानंद ने आपके लिए एक टिप्पणी दी थी, भारतीय जनता दल
उस टिप्पणी पर भी जो है कोई उस टिप्पणी के बावजूद भी कोई वो निराश नहीं है, अभी भी आशान्वित है कि उस कलंक को मिटाइए और सामने आइए आप। इसलिए कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी, एनर्जी, बुद्धि आपके पास है। उस बुद्धि का उस पोटेंशियलिटी का देश की एकता के लिए, देश में भारतीयता के आधार पर भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक, मोहब्बत, एकता, और इसी के आधार पर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। ये नकली वाला बीजेपी वाला नहीं, मोदी जी वाला नहीं, भारतीयता के आधार पर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, इसकी आवश्यकता है। तो ये बड़ी खुशी की बात, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन आगे आ रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी सबसे पहले वो जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह है, या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के जाल में जो अभी फंसे हुए हैं कुछ हमारे भारतीय भाई बहन, उनको बाहर निकाले। अब ये तो झंडा दिखा दिए, जो कि पब्लिक में आता है, आ रहा था वो असदुद्दीन गिरोह, और ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये पब्लिक में नहीं आता है कि इसको जो है काले झंडे दिखाएं। लेकिन जो ऑडियंस इनको सुनती है, एक भी ऑडियंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये बहुत आग उगलता है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, और उनके साथ जो वो जीडी बख्शी तो नहीं है, ये सुशील पंडित, RSN सिंह और लोग भी हैं, कपिल कुमार, ये लोग भी बाहर आए। ये लोग माने पूरे निधि हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी है कि बोलते बोलते वो हिंदू मुस्लिम में घुस जाते हैं। हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में गिरने का मतलब है कि आपका सारा कंट्रीब्यूशन, सारा काम जो है वो आपका व्यर्थ हो गया। हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में नहीं गिरना है, बल्कि हिंदू मुस्लिम की एकता, वैसे हिंदू मुस्लिम की एकता का भी वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो भारतीय एकता का है, क्योंकि सभी लोग भारतीय हैं, और इसी मान्यता के साथ आगे बढ़ना है। अब ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, आगे भी इसको बढ़ाना है। और हमारे सभी भारतीय भाई बहन इस वीडियो को अधिक से अधिक जन तक पहुंचाए, और सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है, उसका इस्तेमाल करते हुए, और इसमें न एक पैसा लगना है, खर्च होना है, बस आप डालते जाइए। जनता इससे हमारी आवाम, हमारे आदरणीय आवाम इससे अवगत होती जाए, और भारतीय एकता के सूत्र में वो बदलती जाए। ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।